बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर पर सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप सभी को याद तो है ना बच्चों कि आज हम गणित और बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, यानी जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं। तो गणित में आप सभी को क्या करना होता है, एपिसोड देखने के बाद अपने किताब में दिए गए सभी सवालों को बना लेना होता है ना। आप सभी बना तो रहे हैं ना। अगर कोई अभी तक भी नहीं शुरू किया है बनाना, तो बच्चों मैं बता दूं कि अगर आप घर पे अपने किताब से पढ़ाई गए टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे और सवालों को नहीं बनाएंगे, तो ये वीडियो देख लेने से आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। तो इसलिए आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी एपिसोड देखने के बाद घर पर ही रहें और अपने किताब से दिए गए सवालों को जरूर बनाएं। आइए देख लेते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम कक्षा 11 के गणित में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पार्ट को और आगे पढ़ेंगे। बायोलॉजी में हम एक नया पार्ट मिनरल न्यूट्रिशन की शुरुआत करेंगे। इसके बाद हम कक्षा 12 में गणित का पार्ट समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे और सबसे आखिरी में हम बायोलॉजी में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट को पढ़ेंगे। तो बच्चों, अपना कॉपी और कलम ले लीजिए और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्रमचय एवं संचय भाग 6। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम क्रमचय और संचय पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, 4 लाल 3 पीली तथा 2 हरी डिस्कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक ही रंग की डिस्क में कोई अंतर नहीं है। तो हल देख लेते हैं। हमारे पास लाल डिस्क है 1, 2, 3 और 4 तथा पीली डिस्क है 1, 2 और 3 तथा हरी डिस्क हुई 1, 2। तो अब कुल डिस्क हुई 4 जमा 3 जमा 2 यानी 9। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, जब वस्तुएं भिन्न भिन्न ना हो तो सूत्र होता है कुल वस्तुओं का फैक्टोरियल भाग जितनी बार एक वस्तु रिपीट होगी उस संख्या का फैक्टोरियल। अतः इनको व्यवस्थित करने की संख्या हुई 9 फैक्टोरियल भाग 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। क्योंकि लाल डिस्क 4 है, पीली डिस्क 3 है तथा हरी डिस्क 2 है, यानी 1260। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी वृत्त यानी सर्कल पर 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं होंगी? हल, हमें यहां कुल बिंदु दिए हैं 21। एक वृत्त यानी सर्कल बना लेते हैं और उसके ऊपर कोई 2 बिंदु यानी पॉइंट मान लेते हैं A और B। अब जैसा कि हमें पता है, कोई एक रेखा 2 बिंदुओं के मिलाने से बनती है, तो हम इन 2 बिंदु A और B को मिला देते हैं। अब 21 भिन्न भिन्न बिंदु जो कि वृत्त पर कहीं भी हो सकते हैं, उन 21 बिंदुओं को संचय बनाने के तरीके होंगे 21C2, क्योंकि 21 भिन्न बिंदु हैं और एक जीवा 2 बिंदुओं को मिलाने से बनती है। अतः अभिष्ट जीवाएं जो बनेंगी वे होंगी 210।
प्रश्न 3 है, 17 खिलाड़ियों में से जिनमें 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चुनाव कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम के तथ्यतः 4 गेंदबाज हैं। अब कुल खिलाड़ी हमें दिए हैं 17 और जो खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं वे हुए 5, तो शेष खिलाड़ी रह गए 17 - 5 यानी 12। अब उसी प्रकार कुल चुनाव जो हमें करने हैं वे हुए 11 और गेंदबाजी के चुनाव में खिलाड़ी हुए 4, तो जो शेष खिलाड़ी रह गए वे हुए 11 - 4 यानी 7। अब यहां ध्यान से देखिए दोस्तों, 4 गेंदबाजों के चुनाव के तरीके हुए 5C4 क्योंकि 5 गेंदबाज हैं टोटल और 4 के चुनाव करने हैं, तो अतः 5C4। अब शेष 7 खिलाड़ी चुनने के तरीके होंगे 12C7 क्योंकि 7 खिलाड़ी चुनने हैं और 17 खिलाड़ी में से 5 खिलाड़ी गेंदबाज हैं, तो बचे 12 यानी 12C7। अब गुणन सिद्धांत के अनुसार कुल तरीके हुए 5C4 × 12C7। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल भाग 5 - 4 का फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल गुणा 12 फैक्टोरियल भाग 12 - 7 का फैक्टोरियल × 7 फैक्टोरियल, जो कि सॉल्व करने पर आएगा 3960। तो आशा है आपको यह प्रश्न समझ आ गया होगा। इस वीडियो में हमने सीखा क्रमचय और संचय पर कुछ सवाल। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है खनिज पोषण। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे
पादपों का खनिज अनिवार्यता के अध्ययन की विधि, अनिवार्य खनिज तत्व और अनिवार्यता निर्धारण के मापदंड। पादपों की खनिज अनिवार्यता के अध्ययन की विधि। पादपों में खनिज सभी जीवों की मूलभूत आवश्यकताएं अनिवार्य रूप से एक समान होती है। उनको अपनी वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए वृहद अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं खनिज अनिवार्यता होती है। यह अध्याय मुख्यतः अकार्बनिक पादप पोषण की ओर केंद्रित करता है, जिसमें पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए अनिवार्य तत्वों को पहचानने के तरीकों और उनकी अनिवार्यता निर्धारित करने वाले मापदंडों का अध्ययन करेंगे। आप अनिवार्य तत्वों की क्रियाविधि भूमिका, उनकी कमी से होने वाले लक्षणों और उनकी अवशोषण क्रियाविधि का भी अध्ययन करेंगे। जूलियस सैक्स ने 1860 में यह प्रदर्शित किया कि नाइट्रोजन का पादपों को मृदा की अनुपस्थिति में पोषक विलयन के घोल में वयस्क अवस्था तक उपापचय उगाया जा सकता है। पादपों को पोषक विलयन के घोल में उगाने की यह तकनीक को जल संवर्धन यानी हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना गया। उसके बाद कई उन्नत विधियों को प्रयोग में लाया गया, जिससे पादपों के लिए खनिज पोषकों की अनिवार्यता तय की जा सके। उपरोक्त सभी विधियों के प्रयोग का निष्कर्ष पादपों को मृदा विहीन पोषक विलयन के घोल में उगाना है। इन विधियों में शुद्धिकृत जल एवं पोषक खनिज की अनिवार्यता होती है। श्रृंखलाबद्ध प्रयोगों के पश्चात, जिसके अंतर्गत पादपों की जड़ों को पोषक विलयन में डुबाया गया, उसमें एक तत्व को डाला, हटाया और प्रतिस्थापित किया गया तथा विभिन्न सांद्रताओं में दिया गया, तो एक खनिज विलयन यानी मिनरल सॉल्यूशन प्राप्त हुआ, जो पादप वृद्धि के लिए उपयुक्त था। इस विधि के द्वारा अनिवार्य तत्वों को पहचाना गया और उनकी कमी से होने वाले लक्षणों की खोज की गई। जल संवर्धन की तकनीक को सब्जियों जैसे टमाटर, जल और बीजवाहिन खीरा और सलाद के व्यापारिक पोषकों के उत्पादन हेतु सफलतापूर्वक लागू किया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि पादप के आदर्श वृद्धि के लिए पोषक विलयन को प्रचुर वायुवीय यानी एरिएटेड रखा जाए। आदर्श मृदा में उपस्थित अधिकांश खनिज तत्व जड़ों से पौधों में प्रवेश कर सकते हैं। तथ्यों के अनुसार अभी तक खोजे गए 105 खनिज तत्वों में से 60 से अधिक तत्व विभिन्न पौधों में पाए गए। कुछ पौधों की प्रजातियां सेलेनियम के संग्रह करती है, कुछ गोल्ड का तथा नाभिकीय परीक्षण स्थलों के समीप उगने वाले पौधे रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम जमा कर लेते हैं। पौधों में खनिज की न्यूनतम सांद्रता 10⁸ ग्राम पर मिलीमीटर है। अनिवार्य खनिज तत्व। किसी तत्व की अनियमितता के मापदंड निम्नानुसार है। तत्व को पादप के सामान्य वृद्धि और जनन हेतु नितांत आवश्यक होना चाहिए। उस तत्व की अनुपस्थिति में पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाए अथवा बीज भी धारण नहीं कर पाए। तत्वों की अनिवार्यता विशिष्ट होनी चाहिए और इसे किसी अन्य तत्व द्वारा प्रतिस्थापन करना संभव नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी एक तत्व की कमी को किसी अन्य तत्व के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। तत्व पादप के उपापचय में प्रत्यक्ष रूप में सम्मिलित हो। अनिवार्यता निर्धारण के मापदंड। उपरोक्त मापदंडों के आधार पर केवल कुछ ही तत्व पौधों की वृद्धि एवं उपापचय के लिए नितांत रूप से अनिवार्य माने गए हैं। उनको आवश्यक मात्रा के आधार पर दो व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है: वृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक। वृहद पोषक को सामान्यतः पादप के शुष्क पदार्थ का 1 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर की सांद्रता के विद्यमान होना चाहिए। इस श्रेणी में आने वाले तत्व है कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं वाटर यानी पानी से प्राप्त होते हैं, जबकि दूसरे मृदा से
खनिज के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। सूक्ष्म पोषक। सूक्ष्म पोषकों अथवा लेश मात्रिक तत्वों की अनिवार्यता अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होती है। 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर शुष्क भार के बराबर या उससे कम। इनके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित है: लौह, मैग्नीज, तांबा, मोलिब्डेनम, जिंक, क्लोरीन, बोरॉन और निकल। उपरोक्त वर्णित 17 अनिवार्य तत्व के अतिरिक्त कुछ लाभदायक तत्व भी है, जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सिलेनियम। ये उच्च श्रेणी के पौधों के लिए अनिवार्य होते हैं। अनिवार्य तत्वों को उनके विविध कार्यों के आधार पर सामान्यतः 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ये श्रेणियां हैं: अनिवार्य तत्व जैव अणुओं के घटक है, अतः कोशिका के रचनात्मक तत्व है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अनिवार्य तत्व जो पौधों की ऊर्जा से संबंधित रासायनिक यौगिकों के घटक है, जैसे पर्णहरित में मैग्नीशियम। अनिवार्य तत्व जो एंजाइमों को सक्रिय या बाधित करते हैं, जैसे Mg2+ राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और फॉस्फोफिनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज दोनों को सक्रिय करता है। ये दोनों एंजाइम प्रकाश संश्लेषणीय कार्बन स्थिरीकरण में अति महत्वपूर्ण है। Zn2+ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को क्रियाशील करता है तथा मोलिब्डेनम नाइट्रोजन उपापचय के दौरान नाइट्रोजनेज को क्रियाशील करता है। कुछ अनिवार्य तत्व कोशिका के परासरणी विभव को बदलते हैं। पोटेशियम की रंध्रों के खुलने और बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका है। आप फिर से कोशिका के जल विभव को निर्धारित करने में खनिजों के विलय के रूप में भूमिका को स्मरण करें। इस वीडियो में हमने सीखा पादपों के खनिज अनिवार्यता के अध्ययन की विधि, अनिवार्य खनिज तत्व और अनिवार्यता निर्धारण के मापदंड। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वृहद एवं सूक्ष्म पोषकों की भूमिका। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों,
आज हम अध्याय समाकलन का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था समाकलन की भूमिका। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समाकलन की विधियां। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भूमिका में हमने जिन समाकलनों की चर्चा की थी वो समाकलन ऐसे समाकलन थे जो कि कुछ फलनों के अवकलजों द्वारा आसानी से प्राप्त किए जा सकते थे, जो कि निरीक्षण पर आधारित विधि पर थी। लेकिन निरीक्षण पर आधारित ये विधि अनेक फलनों की स्थिति में बहुत उचित नहीं है। इसलिए समाकलनों को प्रामाणिक रूप में परिवर्तित करते हुए उन्हें ज्ञात करने के लिए हमें अतिरिक्त विधियां विकसित करने की आवश्यकता है। इनमें मुख्य विधियां निम्नलिखित पर आधारित है, जो कि है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन और तीसरा है खंडशः समाकलन, जो कि हम एक एक करके हमारे इस अध्याय के वीडियोस में सीखेंगे। तो दोस्तों, अभी जो समाकलन हम सबसे पहले सीखने वाले हैं वो है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो दोस्तों, जिसका कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर हमें कुछ न कुछ प्रतिस्थापित करना है। तो आइए देखते हैं कि इस विधि में हम क्या करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो स्वतंत्र चर x है उसको हमें t में परिवर्तित करना होता है, जिसके लिए हम x को gt के बराबर प्रतिस्थापित करते हुए समाकलन fx dx को अन्य रूप में परिवर्तित करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार के परिवर्तन की क्रिया में हमारे कुछ चरण का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं उन चरणों को। अगर हमारा समाकलन है fx dx, तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला चरण होगा वो होगा कि x बराबर gt प्रतिस्थापित करने का, ताकि यहाँ से हमें प्राप्त हो जाए dx बटे dt बराबर g डैश t। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला चरण हो जाएगा dx बराबर g डैश t dt लिखने का। इसके बाद हमारा अगला चरण हो जाएगा समाकलन fx dx बराबर समाकलन f gt गुने g डैश t dt को हल करने का। तो दोस्तों, ये है कुछ चरण जिसका प्रयोग करके हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करते हैं। आइए अब हम सीखते हैं एक उदाहरण से कि किस प्रकार से हम ये समाकलन करेंगे, क्योंकि इन चरणों को जानकर आपको ये अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हमने लिया है समाकलन sin mx dx का। आइए देखते हैं कि हम sin mx dx का समाकलन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा सबसे पहला चरण था उसमें कहा गया था कि हमें x बराबर gt प्रतिस्थापित करना है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर हमारा x क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये जो mx है यही है यहाँ पर हमारा थीटा, जिसे कि अब हम t के रूप में प्रतिस्थापित करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मान लिया है कि हमारा जो mx है वो t के बराबर है। जब हम इसका अवकलज करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा m गुने dx बराबर dt, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा dx बराबर 1 बटे m dt। दोस्तों, अब ये जो dx हमें प्राप्त हुआ है ये हम हमारे प्रश्न में जहाँ पर dx है वहाँ प्रतिस्थापित करेंगे। तो दोस्तों, जब हम यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे dx का मान तो हमें प्राप्त हो जाएगा समाकलन 1 बटे m sin t dt। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं 1 बटे m हमारी एक अचर संख्या होगी, तो ये बाहर आ जाएगा। ये बाहर आ जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 बटे m समाकलन sin t dt। अब sin t dt का समाकलन आपको बताना बहुत ही आसान होगा, जो कि हमने भूमिका में सीखा था। इसका समाकलन बराबर होता है घटा cos t के। तो चलिए अब हम इसका मान प्रतिस्थापित करते हैं। जब हम इसका मान प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा घटा 1 बटे m cos t योग c। इसके बाद हमारा जो अगला चरण होगा वो होगा कि t के जगह पर हमारा जो मान था वो प्रतिस्थापित करना। तो वो जब हम प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा घटा 1 बटे m cos mx योग c। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार से प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करके हमने sin mx dx का समाकलन ज्ञात किया। इसी प्रकार से इस पर आधारित आप बहुत से प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। हमारा अगला उदाहरण जो हमने लिया है वो है समाकलन 2x गुने साइन
x की घात 2 योग 1 dx ज्ञात करने का। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारा जो सबसे पहला चरण होगा वो होगा कि यह मानना कि किसे हम t के बराबर प्रतिस्थापित करें। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो x की घात 2 योग 1 है इसे हम प्रतिस्थापित करेंगे t के बराबर। जब हम इसे t के बराबर प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा इसके अवकलज करने से 2x dx बराबर dt। दोस्तों अगर आप प्रश्न को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको 2x और dx दोनों प्राप्त हो रहे हैं। तो चलिए जब हम इसके जगह पर dt प्रतिस्थापित करेंगे और x की घात 2 योग 1 के जगह पर t प्रतिस्थापित करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा यह समाकलन sin t dt, जिसका कि समाकलन हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जो कि होता है घटा cos t योग c। अब हमारा अगला चरण होता है कि t के जगह पर t का मान प्रतिस्थापित करना। तो यहाँ पर जब हम अब t का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा घटा cos x की घात 2 योग 1 योग c। तो इस प्रकार से हमने समाकलन 2x sin x की घात 2 योग 1 dx का समाकलन ज्ञात किया, जो कि हमें प्राप्त हुआ है घटा cos x की घात 2 योग 1 योग c। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर। हमारा अगला उदाहरण है समाकलन 4x योग 2 गुने वर्गमूल x की घात 2 योग x योग 1 dx ज्ञात करने का। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों प्रतिस्थापन विधि में हमें सबसे पहले ये ध्यान में रखना होता है कि हम x को किसके बराबर माने कि उसका अवकलज करने से हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो आपको प्राप्त होगा कि 4x योग 2 को आप लिख सकते हैं 2 गुने 2x योग 1। जब आप इसे इस प्रकार से लिखेंगे तब आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि आप किसे t के बराबर प्रतिस्थापित करें। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप ये x की घात 2 योग x योग 1 को t के बराबर मानेंगे और फिर इसका अवकलज ज्ञात करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2x योग 1 गुने dx बराबर dt। तो दोस्तों 2x योग 1 dx आपको आपके प्रश्न में प्राप्त हो रहा है, जिसके जगह पर आप dt प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिसके बाद आपका यह प्रश्न बहुत ही सरल हो जाएगा। तो चलिए इसे प्रतिस्थापित करते हैं और ज्ञात करते हैं हम समाकलन। जब हम इसे प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुने वर्गमूल t dt, जहाँ पर 2 हमारा अचर संख्या है तो वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुने समाकलन वर्गमूल t dt, जिसका जब हम समाकलन ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुने t की घात 3 बटे 2 बटे 3 बटे 2, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 2 गुने 2 बटे 3 गुने t की घात 3 बटे 2, अर्थात 4 बटे 3 t की घात 3 बटे 2। इसके बाद हमारा जो अगला चरण होता है वो होता है कि t के मान को प्रतिस्थापित करना। तो दोस्तों जब हम t के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 बटे 3 गुने x की घात 2 योग x योग 1 की घात 3 बटे 2। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल किया और ज्ञात किया समाकलन। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है समाकलन dx बटे 1 योग tan x ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में हमारा जो सबसे पहला चरण होगा वो होगा कि tan x को sin और cos के टर्म्स में लिखते। आइए देखते हैं कि जब हम tan x को sin और cos के टर्म में लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा ये समाकलन cos x dx बटे cos x योग sin x। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला चरण होगा वो होगा कि किस प्रकार से हम किसी ऐसी संख्या को ले आएं जिसका कि अवकलज हमारे इसी में हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हमने 2 से गुणा और भाग दिया है हमारे इस पूरे पद को। तो दोस्तों हमें प्राप्त हुआ है 1 बटे 2 समाकलन 2 cos x dx बटे cos x योग sin x। अब हमारे पास जब 2 cos x है तो उसके बाद हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 1 बटे 2 समाकलन cos x योग cos x dx बटे cos x योग sin x। इसके बाद हम अंश में sin को जोड़ेंगे और घटाएंगे।
जब हम अंश में साइन को जोड़ेंगे और घटाएंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 1/2 समाकलन cos x योग sin x योग cos x घटा sin x dx बटे cos x योग sin x, जिसे हम प्रायः हल करेंगे तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 समाकलन cos x योग sin x बटे cos x योग sin x योग cos x घटा sin x बटे cos x योग sin x पूरे का dx, जिसे जब हम अलग अलग करके लिखेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा 1/2 गुने समाकलन cos x योग sin x बटे cos x योग sin x dx योग समाकलन cos x घटा sin x बटे cos x योग sin x dx। यहाँ से हमें प्राप्त होगा 1/2 समाकलन dx योग 1/2 समाकलन cos x घटा sin x बटे cos x योग sin x dx। इसके बाद दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं dx का समाकलन आपको प्राप्त हो जाएगा x, और दूसरे पद में हम मान लेंगे कि ये जो cos x योग sin x है ये है हमारा बराबर t के, जिसका जब हम अवकलज करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा घटा sin x योग cos x dx बराबर dt, जो कि हमारे इस समाकलन में हमें प्राप्त है। तो यहाँ से जब हम इसे प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2 समाकलन dx योग 1/2 समाकलन dt बटे t। यहाँ से जब हम समाकलन ज्ञात करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/2 गुने x योग 1/2 log t। इसके बाद दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा अगला चरण होता है कि t के जगह पर t का मान प्रतिस्थापित करने का। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम t का मान प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2x योग 1/2 log mod cos x योग sin x योग c। तो दोस्तों इन उदाहरण में आपने देखा कि किस प्रकार से हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इनका समाकलन ज्ञात करते हैं। इस प्रकार के और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे, जिन्हें आप जरूर हल करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा समाकलन की विधियां, जो कि थी प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के उपयोग द्वारा समाकलन। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम आपका अध्याय वंशागति के आणविक आधार को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने डीएनए और उसकी संरचना के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम डीएनए कुंडली का पैकेजिंग, आनुवंशिक पदार्थ की खोज और आनुवंशिक पदार्थ के गुणों को समझेंगे। तो चलिए डीएनए द्विकुंडली की लंबाई से शुरू करते हैं। दोस्तों, डीएनए द्विकुंडली की लंबाई को पता करने के लिए हम सभी क्षार युग्मों की संख्या को गुणा कर देते हैं 2 क्षार युग्म के बीच की दूरी से। उदाहरण के लिए मनुष्य के क्षार युग्मों की संख्या होती है 6.6 गुणा 10⁻⁹ BP, यानी कि बेस पेयर, और इसको हम गुणा कर देंगे 2 क्षार युग्मों के बीच की दूरी से, जो कि होती है 0.34 गुणा 10⁻⁹ मीटर पर बेस पेयर। तो अगर आप इसको गुणा करेंगे तो आपको लगभग 2.2 मीटर की लंबाई आएगी। अब इस डीएनए की लंबाई एक प्रारूपिक केंद्रक की लंबाई चौड़ाई से काफी अधिक है, जो कि लगभग होती है 10⁻⁻6 मीटर। अब ये डीएनए इस छोटे से केंद्रक में पैकेज कैसे होता है? अब असीम केंद्रिकी में स्पष्ट केंद्रक नहीं मिलता है, इसके बावजूद भी डीएनए पूरी कोशिका में नहीं फैला होता। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है
और ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ बंधकर एक जगह पर स्थित होता है जिसको हम कहते हैं केंद्रकाभ। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है। और दोस्तों डीएनए की पैकेजिंग ससीम केंद्रिकी में काफी जटिल होती है। जरा यहाँ पर देखिए, ये चित्र डीएनए को बहुत अच्छे से गुणसूत्र से जीन लेवल तक दिखा रहा है। यहाँ पर हिस्टोन्स प्रोटीन होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन्स व्यवस्थित होकर 8 हिस्टोन अणुओं की एक इकाई बनाता है जिसे हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर यानी कि हिस्टोन अष्टक। और इस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के चारों ओर नेगेटिवली चार्ज डीएनए सटा होता है और इन दोनों को मिला के बनता है न्यूक्लियोसोम। अब ये न्यूक्लियोसोम एक के बाद एक मिलकर क्रोमैटिन बनाते हैं और ये क्रोमैटिन बाद में क्रोमैटिन फाइबर्स बनाते हैं और ऐसे ऐसे करके डीएनए पैकेज हो जाता है। उच्च स्तर पर क्रोमैटिन के पैकेजिंग हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिसे सामूहिक रूप से गैर हिस्टोन गुणसूत्राय प्रोटीन यानी कि नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स कहते हैं। तो ये बात आप सभी को याद रखनी है। आइए दोस्तों अब क्रोमैटिन के बारे में थोड़ा और चर्चा करते हैं। क्रोमैटिन को स्टेनिंग व्यवहार के आधार पर 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरा है यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन गहरे रंग का दिखाई पड़ता है जबकि यूक्रोमेटिन हल्के रंग का दिखाई पड़ता है। हेट्रोक्रोमेटिन काफी अच्छे ढंग से बंधे होते हैं और यूक्रोमेटिन ढीले ढाले बंधे होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली असक्रिय है जबकि यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली सक्रिय है। और दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कहाँ पर होते हैं तो ये केंद्रक में होते हैं। केंद्रक में ये यहाँ पर हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं जो कि आपको गहरे रंग के थोड़े दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर यूक्रोमेटिन होते हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और रूपांतरीय सिद्धांत को समझते हैं। अब दोस्तों पुराने समय में कई सारे लोग पता लगा रहे थे कि कौन सा अणु आनुवंशिक पदार्थ है। तो ये चीज हम यहाँ पर पता लगाएंगे। 1928 में एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर काम कर रहे थे। ये एक बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया की बीमारी करता है। तो इनको पता चला कि कुछ कारकों की वजह से बैक्टीरियल प्रकार 1 का रूपांतरण हो जा रहा था बैक्टीरियल प्रकार 2 में। आइए अब देख लेते हैं कि इन्होंने कौन सा प्रयोग किया था। प्रयोग से पहले मैं आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के 2 तरह के प्रभेदों से आपका परिचय कराना चाहता हूँ। सबसे पहला जो है उसको हम कहते हैं एस प्रभेद। ये जब इनको हमने ग्रो किया मीडिया के अंदर तो ये चिकनी चमकीली कॉलोनी दिखा रहे थे, तो इनको हमने नाम दिया है एस प्रभेद। और दोस्तों दूसरा था आर प्रभेद जो कि सक्ष यानी कि रफ कॉलोनीज उत्पन्न कर रहा था। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो एस प्रभेद है वो विरुलेंट है, जिसका अर्थ है कि ये संक्रमण करता है, और आर प्रभेद अविरुलेंट है जिसका मतलब है कि ये संक्रमण नहीं करता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है क्योंकि प्रयोग के समय पर ये बातें काम आएंगी। तो आइए देख लेते हैं उन्होंने सबसे पहले क्या किया। उन्होंने एस प्रभेद लिया और इसको उन्होंने चूहे में डाल दिया। इसके बाद क्या हुआ, चूहा मर जाता है क्योंकि जो एस प्रभेद है वो विरुलेंट है, वो संक्रमण करती है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर प्रभेद लिया और इसको भी उन्होंने चूहे में डाल दिया। और इसके बाद क्या होता है कि चूहा जीवित रहता है क्योंकि जो आर प्रभेद है वो अविरुलेंट है, वो संक्रमण नहीं करती है। फिर बाद में ग्रिफिथ ने एस प्रभेद को ताप से मृत किया और फिर इसको चूहे में स्थानांतरित कर दिया। और होता क्या है कि चूहा जीवित रहता है क्योंकि ताप से ये जो एस प्रभेद है, जो भी इसके अंदर बैक्टीरिया थे वो मर जाते हैं और वो संक्रमण नहीं कर पाते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ताप से मृत एस प्रभेद को आर प्रभेद के साथ मिक्स कर दिया।
और इसके बाद जो भी मिश्रण बनता है उसको उन्होंने चूहे में स्थानांतरित कर दिया और आश्चर्यपूर्ण चूहा मर जाता है। तो इस प्रयोग से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कुछ तो है जो कि एस प्रभेद से आर प्रभेद में गया और उससे कि ये विरुलेंट बन गया। और दोस्तों, उनको मरे हुए चूहे से पता है क्या मिला? उनको मरे हुए चूहे से एस प्रभेद मिला और इस समय ये साबित हो गया था कि आर प्रभेद एस प्रभेद में रूपांतरित हो गया था। इसलिए इसे हम रूपांतरीय सिद्धांत कहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि ये रूपांतरण किसकी वजह से हो रहा था, लेकिन उन्होंने सुझाया कि आनुवंशिक पदार्थ की वजह से शायद ये रूपांतरण हो रहा है। और फिर बाद में 3 वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि करी, जो कि हैं ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैकलॉयड और मैकलिन मैकार्टी। इन्होंने ताप से मृत एस प्रभेद से जीव रसायनों को निकाला, उनको प्योरीफाई किया। इससे फिर इन्होंने बताया कि एस प्रभेद के डीएनए की वजह से ही आर स्ट्रेन, जो कि अविरुलेंट था, वो विरुलेंट प्रभेद में बदल गया। और इन्होंने एक और बात बताई कि जो प्रोटीन पाचक एंजाइम्स होते हैं जैसे कि प्रोटीएजेस और आरएनए पाचक एंजाइम जैसे कि आरएनएस, इनका रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जो डीएनए पाचक एंजाइम होता है जैसे कि डीएनएस, अगर ये मौजूद था तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष निकला कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन इस बात से सभी जीव विज्ञानी सहमत नहीं थे। फिर कुछ समय बाद 1952 में हर्शे और चेज आए और उन्होंने एक प्रयोग किया जिससे कि ये प्रमाणित हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ था। उनके इस प्रयोग को हम कहेंगे हर्शे चेज का प्रयोग। आइए अब देख लेते हैं कि इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया था। इस प्रयोग में बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफाज को इस्तेमाल किया गया था, ये पता लगाने के लिए कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है या नहीं। फाज के आसपास डीएनए अणु होता है और प्रोटीन का आवरण होता है। जब बैक्टीरियोफाज को बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं तब ये बैक्टीरिया की सतह पर जाकर चिपक जाते हैं और अपना आनुवंशिक पदार्थ अंदर छोड़ देते हैं। प्रोटीन आवरण बाहर ही रहता है। प्रयोग के पहले भाग में बैक्टीरियोफाज को S35 लेबल्ड अमीनो एसिड वाले मीडियम में ग्रो किया गया था, जिससे जो भी बैक्टीरियोफाज उत्पन्न हुए उनमें S35 वाला प्रोटीन आवरण आ गया था और डीएनए कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखा रहा था। फिर इन फाजेस को बैक्टीरिया को संक्रमित करने दिया था, जिससे बाद में डीएनए अंदर चला जाता है और प्रोटीन आवरण बाहर ही रहता है। अब जो भी फाजेस इस डीएनए से उत्पन्न होते हैं वो कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाते हैं। विगरस शेकिंग के बाद प्रोटीन कोड को हटा दिया जाता है। इस प्रयोग के दूसरे भाग में फाजेस को P32 लेबल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से लेबल किया गया था, जिससे कि सिर्फ डीएनए ही लेबल होता है और प्रोटीन कोड वैसा का वैसा ही रहता है। फिर इससे भी बैक्टीरिया को संक्रमित किया गया और देखा गया कि जिस डीएनए की वजह से अंदर फाजेस ग्रो हुए वो सारे P32 लेबल्ड थे। इससे ये निष्कर्ष निकला कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है और प्रोटीन यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ नहीं था और डीएनए से ही नए बैक्टीरियोफाजेस का निर्माण हो रहा है। तो ये था हर्शे चेज का प्रयोग, जिससे कि ये साबित हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ था। आइए दोस्तों, अब आनुवंशिक पदार्थ के गुणों को समझ लेते हैं। ये बात मैं आपको बिंदुओं में समझाऊंगा, आप चाहे तो इसे अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। यह अपना प्रतिकृति बनाने में सक्षम है। प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेशन प्रोसेस कोई भी आनुवंशिक पदार्थ करता है। इसे रचना व रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिर होना चाहिए। इनमें धीमे परिवर्तनों यानी कि उत्परिवर्तन की संभावना होती है जो विकास के लिए आवश्यक है। इसे स्वयं मेंडल के लक्षण के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए।
इस वीडियो में हमने डीएनए कुंडली का पैकेजिंग, रूपांतरीय सिद्धांत, हर्शी चेस का प्रयोग और आनुवंशिक पदार्थ के गुणों को समझा। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये 3 टॉपिक्स को ख़त्म कर लिया है। आप इनको ज़रूर घर से किताब से पढ़ कर आइएगा। अगली वीडियो में हम आरएनए संसार और डीएनए प्रतिकृति को समझेंगे। धन्यवाद। आज क्या सीखा? क्या? आज क्या सीखा? ए मुन्ना, क्या? आज क्या सीखा? ए पिंटू, हाँ, आज क्या सीखा? दादी ये देखो, बब्बन बंदर ये बहुत बदमाश है और इसे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग क्या सीखें? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में जो भी पाठ आपको पढ़ाया गया हो, आप उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि कोई सवाल आपके मन में आया हो तो उसे उन्नयन ऐप पर आप पोस्ट करके अपने जवाब को जान सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो बीपीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वेबसाइट नोट कर लीजिए बच्चों, www.bepcssa.in। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो डिजिटल लर्निंग वाले सेक्शन में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक पाठ के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।